नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। और मैं आज चोल डायनेस्टी के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने सोचा था कि चालुक्य और राष्ट्रकूट के बारे में मैं बताऊं, लेकिन मैं वो थोड़ा छोटा रहेगा, तो उन दोनों को मैं एक साथ करके और मैं उसको बता दूंगा। मैं सोचता हूँ आज चोल कर दूं, क्योंकि चोल थोड़ा सा ये ब्रॉड भी है, और मैं सोचता हूँ चोल जो प्रशासन है और चोल जो उसकी जो राजनीतिक जो इतिहास है और उसकी जो आर्किटेक्चर है, कल्चर है, इस सब के बारे में सोचता हूँ आज सभी मैं चोल पूर्ण रूप से खत्म ही कर दूंगा। तो चोल प्रशासन में चोल वंश तो, मैं ये सोचता हूँ शुरू करूँ, और मैं समझता हूँ शायद ये 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो तो शुरुआत करता हूँ अब मैं। तो चोल वंश लगभग ये 9वीं से 10वीं सदी 9वीं सदी में से स्टार्ट होता है लगभग। तो इसके पहले कई शासक थे, जैसे विजयालय जैसे स्टार्ट होता है, और उसके बाद में कई अन्य थे। लेकिन जो मेन मेन महत्वपूर्ण थे उसे अगर देखें तो चोल डायनेस्टी में लगभग 25 से 30 शासक हुए हैं। लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट है उन्हीं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो पहले हम इस चोल साम्राज्य के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो चूंकि जो एक तो पहले बात, जैसे चोल देख लो, दो है, एक तो है संगम कालीन में और एक है यहाँ पर। तो उसको मैं बाद में देखूंगा, लेकिन जो ये है चोल वंश दक्षिण के जो थे तमिलनाडु और यहाँ के पास जो कावेरी नदी और पेन्नार नदी है, इसी के बीच में स्थित था। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं। ये तमिलनाडु और इसी के पास में रहते थे, जैसे जो एक कावेरी नदी है, कावेरी और पेन्नार, इसी के नदी के बीच में ये दोनों ये जो चोल थे ये स्थित थे, ठीक। इनका 9वीं सदी से स्टार्ट माना जाता है। और ये जो चोल जो थे ये पल्लव, जो भी मैंने कहा था, ये पल्लव के ही सामंत हुआ करते थे, ठीक। ये पल्लव के ही सामंत हुआ करते थे। और इसके जो फाउंडर यानी कि संस्थापक थे उनका नाम विजयालय था। ये आप सबको पता होगा, मुझे भी पता है, ये आपको पता है, विजयालय थे। अब हम मैं एक एक करके प्रमुख शासक के रूप में देखूंगा। जैसे एक थे राजराज प्रथम, इन्होंने शासन किया था 985 से 1014 एडी। अब हम इनके बारे में देखेंगे कि इनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, क्या था। तो क्योंकि चोल काल में एक सबसे अच्छी विशेषता ये थी कि यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो अपने जीवित रहते ही अपने उत्तराधिकारी का चुनाव कर लेते थे कि हाँ यही बैठेगा। तो इनका भी उसी तरह से राजराज प्रथम का भी ऐसे ही हुआ था। और इनकी जो उपलब्धियां थी, इन्होंने और चा चेर और सॉरी चेर और क्या था, हाँ पांडे, चेर और पांड, इसको इन्होंने जीता था। ये मैं दो बताऊंगा कि ये दोनों कौन थे क्या थे, अगले कभी फिर वीडियो में डालूंगा। तो ये चेर और पांड पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ये भी दक्षिण में ही था। और इन्होंने जो श्रीलंका था, श्रीलंका के कुछ उत्तरी भाग को इन्होंने जीता था, पूर्ण रूप से नहीं इन्होंने जीता था, मतलब ये शुरुआत कर दिए थे। लेकिन जिसमें आता है नाम सीलोन आता है और सिंघल आता है, सिलोन सिंघल ये सब थे, कुछ इन्होंने जीता था, मतलब शुरुआत कर दिए थे। और जो और भी जो जो इनके बाद राजेंद्र प्रथम जब आते हैं तो वो जीतते हैं क्या, श्रीलंका को। और जो उन्होंने तो मालदीव को, इन सबको कई चीज़ों को जीत लिए थे। वो कई जो आइलैंड थे उसको उन्होंने जीता था। तो हाँ, लेकिन एक बात इनके में और ही महत्वपूर्ण है कि इन्होंने क्या किया था, जो तंजौर का एक बृहदेश्वर मंदिर आपने सुना होगा, उसको इन्होंने ही बनवाया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जानते हैं, शैव मंदिर है। तो कहने मतलब है कि इन्होंने सबसे, जो कि वो अपने भारत में लगभग बहुत सबसे ऊंचाई पर यही मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर ही, इसको इन्होंने ही बनवाया था। एक और मंदिर है, मतलब एक मिनट पहले ये लिख देता हूँ, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। इनके विषय में एक और विशेषता ये है कि इन्होंने सबसे पहले चोल में चोल काल में भूमि का सर्वेक्षण भूमि सर्वेक्षण करवाया था। भूमि सर्वेक्षण इन्होंने करवाया था, इसके लिए भी ये माने जाते हैं। और एक ये भी महत्वपूर्ण है इनके समय में कि इन्होंने चीन में दूत भी भेजा था, चीन में अपना एक दूत भेजा था। इतने ही इनके विषय में है, और ज़्यादा इनके विषय में कुछ भी नहीं है। हाँ, एक और कह सकते हो कि इन्होंने एक बौद्ध मठ बनवाने की अनुमति इन्होंने प्रदान की थी दक्षिण पूर्व एशिया में।
वहाँ के शासक हुआ करते थे शैलेंद्र वंशी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इतना काफ़ी इतना इम्पोर्टेंट, इतना आपको याद होना चाहिए। फिर राजेंद्र प्रथम आते हैं, ये भी बहुत महान शासक था। इन्होंने श्रीलंका में पूर्ण विजय कर ली, श्रीलंका में पूर्ण विजय कर ली, इसलिए ये जाने जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। सबसे प्रतापी राजा ये हुआ करता था अपने उस समय। तो और इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि जो इंडोनेशिया है और जो जो छोटे छोटे उधर द्वीप हैं जैसे करिबियाई जो कंट्री है वर्तमान में, इनको इन्होंने पूर्ण रूप से जीत लिया था। और वहीं ने गंगा घाटी जो था, गंगा घाटी जैसे जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है और उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है, जैसे उड़ीसा और का जो मानदी तट है जिसे कुसले नाडु कहते हैं, कुसले नाडु या उड़ीसा के पास था, इसको भी इन्होंने जीता था। गंगा घाटी जानते हैं, वेस्ट बंगाल हुआ और उसके बाद में जो अपना बिहार हुआ, बिहार यूपी का भी कुछ जो पूर्वी हिस्सा है उसको भी इन्होंने जीता था। हाँ इन्होंने बंगाल के, अभी जब मैं आगे और पढ़ाऊंगा तो उसमें बंगाल में और जो गंगा घाटी थी वहाँ पर एक पाल वंश हुआ करता था, वहाँ के जो एक राजा थे जिसका नाम महिपाल था, उसको भी इन्होंने हराया था, महिपाल को भी हराया था। और जब इसको इन्होंने यहाँ पर हराया तो इन्होंने एक उपाधि धारण की जिसका नाम था गंगैकोंड चोलपुरम, और एक इसी के नाम से वहाँ पर नगर भी बसाया था। तो ये था, और उपाधियां भी इन्होंने कुछ ली थी, जैसे कदारकोंड हो गया, कडारम कडारम हो गया, मुंडीकोंड हो गया, मुडीकोंड मुडीकोंड, इतना इन्होंने, एक पंडित चोल, हाँ पंडित चोल मतलब कई है, पंडित चोल, कडाराम, कदारकोंड, मुडीकोंड, इन्होंने उपाधि भी ली थी। इन्होंने चीन में दो बार दूत भेजा था, जो कि इसके जो पिता थे राजराज प्रथम, उन्होंने केवल एक ही बार भेजा था, इन्होंने 2 बार दूत भेजा। और इसके बाद आते हैं कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग कुलोतुंग प्रथम थे। कुलोतुंग प्रथम का क्या क्या इन्होंने क्या इसकी उपलब्धियां थी, ये सुमात्रा और कुछ जावा, मतलब ये भी इंडोनेशिया के द्वीप है, इसको भी इन्होंने जीता था। तो उसी तरह से, और हाँ इन्होंने भी क्या किया था, भूमि का यानी लैंड सर्वे करवाया था, भूमि सर्वेक्षण इन्होंने भी करवाया था। ठीक, भूमि सर्वेक्षण इन्होंने भी करवाया था। इनको एक चीज कहा जाता है, उसका नाम है सुंगमत विर्त, लिख देता हूँ, सुंगमत सुंगमत विर्त। इसका अर्थ ये होता है करों को हटाने वाला, मतलब एक कर हटा दिया था, ये भक्ति में ज्यादा विलीन हो गया था इसलिए, तो सबको कहते हैं कि हाँ तुम कर मत देना, तो ये हो गया था। इन्होंने भी चीन में दूत भेजा था, ये भी इनका भी महत्वपूर्ण है। हाँ, इनके बारे में एक चीज और महत्वपूर्ण है कि जो पेरियम है, पेरियम पेरियम एक पुराणम है, पेरियम एक पुराण टाइप का है जो कि दक्षिण का है, ये पेरियम पुराण दक्षिण का है। इसकी जो रचना है वह सिक्किलार ने की थी, सिक्किलार ने किया था। सिक्किलार किसके दरबार में रहता था, कुलोतुंग प्रथम के दरबार में ही रहता था। तो बस इतना ही इसके विषय में है। अब हम आ जाते हैं किसके, कुलोतुंग सेकंड के बारे में। कुलोतुंग सेकंड के बारे में क्या है, अगर इसको हम कहा जाए कि मतलब यह ऐसा शासक था जिसे कहते हैं सेकंड सेकंड ग्रेट एम्परर, मतलब कि दूसरा, मतलब बहुत महत्वपूर्ण शासक था। सेकंड ग्रेट एम्परर भी इसे कहा जाता है, सेकंड ग्रेट एम्परर मतलब लास्ट से, ऑफ लास्ट मतलब कि अंतिम शासक में ये दूसरा था, कि जो महत्वपूर्ण था सबसे ज्यादा। और इसके समय में एक समझ लो इंसिडेंट हुआ जो कि नकारात्मक रूप से एक इंसिडेंट था, कि इसके समय में अकाल पड़ गया था, जिससे कि
सहायता इसे देनी पड़ी थी, अकाल इसके समय में पड़ गया था। तो ये हुआ था। हाँ, एक चीज और है कि इसके समय में जो रामायण का तमिल अनुवाद, रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया था? उसका नाम था कंबन, कंबन नाम था। ये कंबन तमिल तमिल में 3 रत्न हुए थे। तमिल में त्रिरत्न कहलाते थे, 3 लोग थे, त्रिरत्न कहलाते थे। त्रिरत्न में एक का नाम था तो कंबन नाम ही था, दूसरा था ओट कुकुटन, ओक ओट कुटकुटम, दूसरा था पुगलदी, पुगलदी था। 3 ये लोग तमिल साहित्य में 3 रत्न कहे जाते हैं। और उस रत्न में जो कंबन थे, इन्होंने रामायण का तमिल में अनुवाद किया था। और ये जो थे ये कहाँ रहते थे? कुलोत्तुंग थर्ड के दरबार में रहा करते थे। ठीक ठीक, ये कंबन त्रिरत्न में से एक थे जो जो रामायण को तमिल में अनुवाद किए, और ये कुलोत्तुंग थर्ड के शासन में रहते थे, मतलब उसके दरबारी ये थे। तो ये था। और हाँ, अभी इसकी बता दिया हूँ तो एक चीज और बता दूं, कन्नड़ की अगर हम त्रिरत्न बात करें, कन्नड़ में त्रिरत्न, तो उसमें एक थे पुन्न, एक का नाम था पंप, एक था रन, पंपन रन ऐसे याद कर सकते हो। पुन पंप रन, पुनपन या पंपुन रन, पंपोरन, इसे स्टार्ट में कह सकते हो पंपोरन, पासे पासे पंप, पोसे पुण्य, रासे रन। ये हो सकता है। कभी दे देता है तमिल से, दे देगा कि हाँ कौन से तमिल के त्रिरत्न में नहीं है, तो दे देगा उत्कुट्टम, पुगलदी, और उसमें से एक ये भी दे देगा पुण्य, तो हो जाएगा यही। तो ध्यान रखिएगा। ये था। अब आ जाते हैं हम राजेंद्र थर्ड के बारे में। राजेंद्र थर्ड क्या था? यह चोल वंश का लास्ट शासक था, लास्ट एम्परर था। ठीक, लास्ट एम्परर था। और इन्होंने पांड्य शासक एक था, कुलशेखर नाम था, उसको पराजित किया था। पांड्य शासक कुलशेखर को इन्होंने पराजित किया था। बस तो इतना ही है और ज्यादा नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो ये बात जैसे ध्यान से सुन लीजिए कि चोल प्रशासन की चूंकि एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, स्थानीय स्वायत्तता थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जो केंद्रीय प्रशासन था उसका इस पर निरीक्षण या ऐसा नहीं होता था। वो जो सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वह इस पर निरीक्षण समय समय पर करता रहता था। मतलब वास्तव में चोल प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन मतलब दोनों दिखाई पड़ता है, लेकिन ये एक दूसरे से पृथक नहीं थे, बल्कि एक दूसरे में ये समन्वय दिखाई पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है, लेकिन फिर भी स्थानीय प्रशासन का महत्व था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पूर्ण रूप से सेंट्रल से अलग थे। कभी कभी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि क्या जो स्थानीय शासन थी वह पूर्ण रूप से सेंट्रल से अलग थी, तो ऐसा नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं थी, उसका सभी संबंध हुआ करता था। तो इसका हमें सोर्स जो है वह परांतक फर्स्ट का एक अभिलेख है, जिसे कहते हैं उत्तर मेरूर अभिलेख है। उससे हमें इनके बारे में पता चलता है। तो इसमें पता चलता है कि 3 प्रकार की सभा हुआ करती थी। एक तो होती थी उर, एक तो होती थी सभा, और एक होती थी नगरम। ठीक, उर होती थी या इसमें ब्राह्मण, जैसे कि अग्रह। ठीक, ब्राह्मण, एक होती थी जो सामान्य लोगों की थी, सामान्य लोग जो हुआ करते थे उसे क्या कहते थे? उर कहते थे। सामान्य लोग उर, उर मतलब सामान्य लोग, सामान्य लोगों की ये सभा हुआ करती थी। लेकिन जो सभा हुआ करती थी, सभा में ब्राह्मण और अग्रहार हुआ करते थे। और नगरम में क्या हुआ करता था? यह एक व्यापारिक व्यापारिक जो थे, मतलब कि जो व्यवसायी लोग थे, उनकी यहाँ पर सभाएं हुआ करती थी। जैसे जो बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले या कोई भी बेचने वाले, तो ये लोग हुआ करते हैं। मतलब और क्या थे? सामान्य लोग थे, और जो सभा हुआ करती थी, या ब्राह्मण या अग्रहार के लोग जो हुआ करते थे, उच्च लोग, ये इनके लोगों की यह सभा हुआ करती थी। नगरम जो था या व्यापारियों और इन सबकी सभाएं हुआ करती थी। तो ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल एग्जाम। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ।
कि जो ग्राम सभा था इसका जो स्वरूप था क्या था, नेचर क्या था ग्राम सभा का। तो कुछ समितियां हुआ करती थी और उस समिति को क्या कहा जाता था वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। समितियां जैसे कि एक उपवन समिति होती थी, एक जलाशय हुआ करती थी, एक स्वर्ण स्वर्ण समिति हुआ करती थी और एक समन्वय या निरीक्षण कह सकते हो, दोनों काम देखती थी। इसको कहा जाता था टोट्टा 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 वारियम। टोट्टा वारियम जलाशय को एरिवारियम, स्वर्ण को इसको हाँ पूर्णवारियम, इसको पूर्णवारियम। और जो स्वर्ण जो ये थी क्या नाम है समन्वय और निरीक्षण, इसको हम कहते थे संवत्सवारियम। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। उपवन मतलब टोट्टावारियम, जलाशय जलाशय से पता ही चल रहा है एरिवारियम, स्वर्ण पूर्णवारियम, समन्वय संवत्सवारियम। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, कोई भी उपवन, उप मतलब वन, तो टोट्टा वारियम वारियम वारियम, वहां जाओ, कहाँ जाओ, वारियम मतलब उपवन, वन में जाओ। जलाशय जहाँ पर पानी होता है क्या होता है, एरी वारियम, एरी एरी मतलब नीचे, वारियम मतलब कोई भी ट्रिक आप भी अपना सकते हो, लेकिन मैं जो कहता हूँ पुण्य 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 कमाओ, पुण्य से क्या होगा, स्वर्ण तुम्हें मिलेगा। पुण्य स्वर्ण से पुण्य समिति, समन्वय संवत सूर्य में तो लिखा है सा से समन्वय सा से संवत, तो ये हो जाएगा। तो ये था, और भी था जिसमें जिसमें वारियम वारियम जो होता था, या ग्राम सभा की समिति होती थी, ग्राम सभा की समिति होती थी। इसी तरह से पेरुगुर्री पेरुगुर्री होती थी, यह महासभा कहलाती थी, महासभा। इसी तरह से पेरुमक्कल पेरुमक्कल होती थी, जिसे महासभा के सदस्य इसमें शामिल होते थे, यही वाले लोग। और एक होती थी वरीय पेरुमक्कल, बड़ा अजीब नाम है इन सबके। इसमें जो ग्राम सभा होती थी, इसके समिति के जो सदस्य, इसके समिति के सदस्य होते, यानी कि वारियम के इसमें होते थे और इसके इसमें होते थे। ठीक, इसे याद कर लीजिएगा, वारियम पेरुगुर्री पेरुमक्कल और ये वारी पेरुमक्कल। ठीक, हाँ, इनका जो ग्राम सभा जो होता था, इनका निर्वाचन कैसे होता था, तो उसमें हम बता दें, यहाँ पर 2-3 शर्त होती थी। पहला तो चूंकि यहाँ पर कोई प्रत्यक्ष मतदान नहीं होता था, यहाँ पर भी एक ऐसे लॉटरी पद्धति होती थी, लेकिन हाँ आयु निश्चित थी, 35 से 70 उस व्यक्ति की आयु हो, उसके पास 1.5 एकड़ की जमीन होनी चाहिए, तभी वह लड़ सकता है। और हाँ, और भी था, ये था कि वह किसी समिति का सदस्य ना रहा हो, जो ऊपर मैंने समितियां बताई है उस समिति का वह सदस्य ना रहा हो। और और भी एक शर्त था कि वह पढ़ा लिखा एवं चरित्रवान हो, इतना था। अगर हम देखें कि ग्राम सभा जो थी इसके काम क्या थे, तो इसमें जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा, मतलब जो कॉमन जो वर्क है, एक उसको, हाँ वही एक काम था। और इसको एक और अधिकार मिला था, उसका नाम था स्थानीय कर वसूलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछा हुआ है एक बात, इससे स्थानीय कर, जो ग्राम सभा थी उसको स्थानीय कर वसूलने का अधिकार हुआ करता था। अब जाते हैं कि वहाँ के जो लोग होते थे, मतलब कि कुछ मैं उसके प्रशासनिक बारे में बताऊंगा कि कैसे होते थे लोग। तो ये बताना इसी के में है कि युवराज को, इसमें पहले ही बता दिया, युवराज को उसके पिता के रहते हुए, मतलब जो शासन कर रहा था उसके समय में उसे घोषित कर दिया जाता था, और सब लोग उसे चुन भी लेते थे। और हाँ ये है, चोल राजाओं में कुछ जो थे कि वो अपने आप को दिवंगत, मतलब कि अपने आप को दैवीय रूप में स्थापित करने का प्रयास करते थे। जैसे कुषाण, इसके पहले जो कुषाण थे, कुषाण जो कनिष्क था, वो भी अपने आप को देवत्व मानते थे। उसी तरह से चोल भी ऐसा ही पहला शासन दक्षिण का था, जिसमें जो कि अपने आप को देवत्व के रूप में मानते थे, ये भी मतलब मूर्ति बनाते थे। अधिकारी जो समूह थे, अधिकारी समूह
अधिकारी जो समूह थे उसमें दो शब्द मिलता है इनके लिए। पहला है उड्डन उड्डन कुट्टन। उड्डन कुट्टन इसका अर्थ है 6 अधिकारियों का समूह। 6 अधिकारी का समूह जो कि ये राजा के अंडर में रहते थे, जो कि लिपिबद्ध का काम करते थे और निजी सहायक के रूप में होते थे, जैसे सेक्रेटरी होते थे। तो ये सब हुआ करते थे, इसके बारे में पता चलता है। इसका जो प्रशासनिक विभाजन है कि जो क्षेत्र के आधार पर किस तरह से विभाजन होता था, उसमें 3 तरह के थे। जैसे कि एक तो था मंडलम हुआ करता था, और वलनाडु या फिर कोट्टम कहते थे इसे। वलनाडु और कोट्टम, और एक हुआ करता था नाडु। नाडु, वलनाडु, मंडलम। मंडलम सबसे ऊपर, यानी जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है प्रांत, मतलब उस तरह से मंडलम हुआ करता था। वलनाडु या कोट्टम यह जिला लेवल के हुआ करता था, और नाडु या ग्राम हुआ करती थी। ठीक, नाडु मतलब छोटा शब्द है, ग्राम छोटा शब्द है। वलनाडु कोट्टम जिला होता था, जैसे आज के में है। मंडलम प्रांत हुआ करता था। वलनाडु कोट्टम, ठीक, ये भी याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर हम मिलिट्री देखें क्या था, मिलिट्री सिस्टम, तो उसमें जैसे 3 तो होते थे, जैसे पैदल, हाथी, घोड़ा, ये तो तीनों हो ही गया। और एक इनकी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है, वो है क्या, नेवी। इनकी ये भी विशेषता महत्वपूर्ण थी। अब हम आ जाते हैं सोसाइटी। देख लें कि चोल समाज की जो सोसाइटी थी, चोला डायनेसिटी की, वो क्या थी। ठीक, ठीक है ना। तो चोला सोसाइटी में कैसे लोग हुआ करते थे, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था था, या मुझे तो मतलब कि मुझे पढ़ा तो मुझे यहाँ नहीं लगा कि हाँ इसमें वर्ण व्यवस्था नामक कोई चीज थी। हाँ, यहाँ पर 2 लोग अवश्य थे, एक तो ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, ये 2 रूप में दिखाई देते हैं। ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, ये 2 दिखाई देते हैं। अर्थात इसके इस आधार पर हम अगर देखें तो यहाँ पर कार्यों के आधार पर, न कि जन्म के आधार पर, कार्यों के आधार पर सोसाइटी बटी हुई थी। कार्यों के आधार पर सोसाइटी जो है वह बटी हुई थी। 2 शब्द यहाँ पर मिलते हैं, वल गई और एक नाम था इंड गई। वल गई और इंड गई। ठीक, शब्द तो समझ नहीं पा रहे हैं तो सुन तो रहे ही होंगे। वल गई मतलब हो गया, इसमें कृषक और लेबर लोग हुआ करते थे, किसान और मजदूर। और इंड गई में जो शिल्पकार हुआ करते थे, शिल्पकार और दस्तकार जो हुआ करते थे, ये शामिल होते थे। ठीक, अब हम आ जाते हैं। हाँ, एक चीज और है, यहाँ से देवदासी प्रथा का व्यवस्थित रूप से प्रारंभ माना जाता है। ये कहते तो कहीं ना कहीं स्त्री पर आघात था कि यहाँ पर देवदासी प्रथा जो थी वह बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से लागू हुई। इसके पहले हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में, वहाँ भी स्टार्ट हो गया था। तो देवदासी प्रथा जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। और देवदासी मतलब यह होता था इसका अर्थ कि जो जो स्त्रियां थी वो मंदिर में जाती थी और मंदिर में ही वो रहती थी, और वहाँ की जो व्यवस्था थी वो खुद देखती थी, और मतलब वो आजीवन उसी में अपने आप को समर्पण कर देती थी कि हाँ हम ये जो जो भी काम होगा वो करेंगे। देव मतलब भगवान, दासी मतलब भगवान की दासी, तथा मंदिर में ये रहती थी, मंदिर में भगवान की पूजा वूजा सब खूब करती थी। और कोई आता था अगर जो टूरिस्ट लोग होते थे, यात्री जो लोग होते थे वो आते थे, तो उनकी भी ये सेवा करती थी, मतलब खाने पीने से लेकर ये सब। तो अब हम आते हैं धर्म, रिलीजियन। 2-3-4 मिनट में मैं खत्म करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर शैव और वैष्णव दोनों हमें दिखाई देते हैं। जैसे राजराज प्रथम थे, जानते हुए बृहदेश्वर मंदिर बनवाया और शिवपाद शेखर की उपाधि ली। वैष्णव धर्म में अलवार संतों में एक विशेषता द्वैतवाद के प्रतिपादक जैसे रामानुजाचार्य थे, जो वो इसी की युग से संबंधित थे, इसलिए भी कहा जाता है। चोल काल में मंदिर की भूमिका, एक बात है कि न केवल धार्मिक क्षेत्र तक सीमित रही, बल्कि सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में भी हमें दिखाई देने पड़ती है। ठीक, क्योंकि ये लोग शांति स्थापना, कर वसूलना, व्यापार वाणिज्य ये सब करते थे। तो ये सब था, मतलब शैव और वैष्णव दोनों दिखाई देने पड़ते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि केवल शैव ही था। कभी कोई आ जाता है कि क्या जो चोल था वो केवल शैव में ही आज तक शैव धर्म के लोग ही दिखाई देते हैं, लेकिन तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि वैष्णव भी हुआ करते थे, यहाँ की सच्ची बौद्ध भी दिखाई देते हैं। तो ये था। अब हम आ जाते हैं भाषा एवं साहित्य पर। भाषा एवं साहित्य पर, तो भाषा अगर हम देखें तो तमिल हुआ करती थी यहाँ पर। पल्लव की क्या थी,
पल्लव की संस्कृत थी। तो कहने मतलब तमिल भाषा यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन लेकिन चोल कला मतलब कि यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन जो है वह संस्कृत में दिया जाता था। ये ध्यान रखिएगा, तमिल भाषा उसकी स्टेट लैंग्वेज थी, लेकिन जो शिक्षा थी वह संस्कृत में दिया जाता था। इसीलिए जो कांची है वह इसी के लिए फेमस था। कांची संस्कृत विश्वविद्यालय का मतलब बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। एक चीज और, हम अभी जब ये आ गया तो मैं एक और चीज बता देता हूँ कि जो वहाँ पे जो 4 भाषाएं थी हैं, जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, या फिर एक और है मलयालम। हाँ, मलयालम जो कि ये केरल का है। इसका डेवलपमेंट का क्रम क्या है, तो उसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। टीएम नहीं, पहले आया था तमिल, आया था, फिर कन्नड़ आया था। हाँ, TKTM तमिल, ये समझ लीजिए, तमिल को याद करना पड़ेगा, बस एक ही चीज, तमिल पहले आया था, ये याद कर लीजिए। के बाद क्या है, टी के बाद के यानी कन्नड़, फिर टी मतलब तेलुगु, फिर एम मलयालम, ये है ठीक। तो ये आपको शायद याद हो गया होगा, और नहीं तो एक बार दो बार देखिएगा। तो यह था। अब हम एक चीज और बता दूं, तिरुमडाई या तिरुमडाई, इसे पंचम वेद कहते हैं तमिल में। इसे पंचम वेद कहा जाता है, जो कि अलवार संतों द्वारा यह रचित किया गया था। कोई कहता है कि अलवार और नैनार दोनों थे, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब अगर आता है क्वेश्चन, दोनों कर सकते हो, अलवार और नैनार दोनों ने किया था या फिर एक ही ने किया था, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर ऐसा कर देते स्टेट में कि क्या केवल इसको नैनार या अलवार के संतों ने किया था, तो गलत हो जाएगा, मतलब दोनों ने ही कह सकते हो। तो यह था, और इसकी बस इतना ही था। अब हम थोड़ा सा जल्दी से स्थापत्य देख लेते हैं, स्थापत्य कला के क्षेत्र में। तो इस काल में विमान विमान या शिखर, जैसे देखो मंदिर बनता है ना, तो एक तो होता है ऐसे 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 गया, फिर यहाँ पर धीरे से मुड़ गया, ठीक, ये हो जाता है मंदिर। लेकिन एक होता है कि ऐसे ऐसे, एक होता है मंदिर की ऐसे गया, ऐसे 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 गया, ऐसे 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 गया, मतलब कि ऐसे ऐसे क्रम में टूटते 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 ऐसे ऐसे गया, मतलब कि त्रिभुज टाइप में गिर जाता है, तो ये हो जाता है। तो इस ये जो है यही वाला क्रम, इसे कहते हैं शिखर विमान। तो जो चोल उस डायनेस्टी थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही था, क्या था, विमान था। जिस तरह से पल्लव में क्या था, देखो, पल्लव, चोल, और एक क्या था, पांड्य, ये तीनों अपने आप के लिए फेमस है। किसके लिए, ये मंडप के लिए फेमस है। ये किसके लिए फेमस है, बता दिया, विमान के लिए फेमस है। ये किसके लिए फेमस है, ये गोपुरम के लिए, मुख्य रूप से इसी के लिए ये फेमस है, ठीक। पल्लव, मंडप, चोल, विमान, पांड्य, गोपुरम के लिए ये फेमस है। हाँ, तो इतना ही था लगभग। और तो एक चीज और बात है कि जो अगर इसके हम मूर्ति कला में देखें, तो एक नटराज की मूर्ति मिली है, जो कि कांसे की बनी है। नटराज की मूर्ति जो कि शिव की जो चतुर्भुजीय है मूर्ति, उसको दिखाया गया है, ठीक। तो बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, और ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब चोल वंश हम सबका समाप्त होता है। और तो फिर कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कुछ सुधार की बात हो तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।